देखो भाई, तो आज का जो पार्ट टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। आप ना इससे पहले सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। डिमांड सप्लाई, देखो सिंपल सी बात है बच्चों, ये है डिमांड कर और ये है सप्लाई कर। ये जो जहां कट पॉइंट कर, जहां कट हो रहा है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है, इसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इसी टाइम पे जो रेट चल रहा होगा ना, जब डिमांड और सप्लाई एक्सचेंज, मतलब डिमांड एंड सप्लाई करेंसी के इंटरसेक्ट होते हैं, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और उसी टाइम पे जो रेट चल रहा होता है, उसी रेट को हम डिसाइड करते हैं कि ये रेट चलेगा। और हर सेकंड डिमांड सप्लाई चेंज होती है, तो हर सेकंड डिमांड सप्लाई में इंटरसेक्ट अलग अलग आते हैं, तो इसीलिए रेट ना हमेशा बढ़ते घटते रहते हैं। एक बार फिर समझा रहा हूं बेसिक से। देखो, ये आपने बनाया डिमांड कर किसका, फॉरेन एक्सचेंज का। आप दूसरे कंट्री की करेंसी की डिमांड कर रहे हो, और जब रेट बढ़ते हैं तो आप कम डिमांड करते हो। 80 से अगर 100 हो जाएगा तो तुम उतना नहीं खरीदोगे, उस जब सामान नहीं खरीदोगे तो डिमांड क्यों करोगे। तो रेट बढ़ने से डिमांड कम होती है। जब इन्वर्स रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन है ना यहाँ पे, कैसे रिलेशन है, और इन्वर्स में कैसे डायग्राम बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और सप्लाई और रेट में रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट। तो कैसा बनकर बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग। ये जो डिमांड और सप्लाई जहां कट कर रहा है, इसके सामने जो रेट होगा वही रेट मार्केट में चल रही होती है। अगले ही एक सेकंड बाद कुछ डिमांड में चेंज आ गया या सप्लाई में चेंज आया, तो ये कर्व वहीं का वहीं रहेगा, तो कर्व शिफ्ट होगा ना। और जैसे ही कर्व शिफ्ट होगा तो रेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि रेट हमेशा क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पढ़ा था ना इस टॉपिक इसका। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, रेट हमेशा चेंज होते रहते हैं, क्योंकि डिमांड और सप्लाई सेम नहीं होती हर सेकेंड। हमेशा इतने मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने में कोई ना कोई डिमांड और सप्लाई कर चुका होगा, ठीक है। तो लेकिन इतना है कि जहां डिमांड सप्लाई कट करती है वही रेट होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि अचानक से हम लोग ज्यादा घूमने जा रहे हैं बाहर, अचानक से हम लोग ज्यादा सामान खरीद लिया बाहर से, तो हमें डॉलर चाहिए, अब चेंज चाहिए डॉलर, अब डॉलर चाहिए सामान खरीदने के लिए। तो जैसे ही हमारी डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कब कहां शिफ्ट हो गया, अब राइट पर शिफ्ट हो गया। राइट पर क्या बोलेंगे इसको। अब देखो नया कट पॉइंट दिख रहा है आपको, डिमांड और सप्लाई का नया कट पॉइंट दिख रहा है, ये रहा। और रेट क्या हो गया पहले से, चेंज मतलब क्या, बढ़े घटे, बढ़ गए रेट। मैंने आपसे कहा था ना, जब मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उस प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो अभी डिमांड बढ़ गई किसकी, डॉलर्स की या किसी भी करेंसी की, तो रेट क्या हो गए उसके, बढ़ गए। तो जैसे देखो डिमांड सप्लाई भी कट कर रहा है, तो जहां भी डिमांड सप्लाई कट करेगा उसके सामने वाला रेट ही होता है। अगर डिमांड बढ़ गई है तब आपके रेट क्या होता है, मुझे बढ़ते हुए दिखेंगे। मैं आपको और भी चीज बताता हूं इसमें और डीपली। देखो इधर बच्चों, ये तो हमारा था बेसिक डायग्राम, और एग्जाम में अगर आता है तो आपको डायग्राम बनाना है। ये हमारा बेसिक डायग्राम है, ठीक है। और ये सामने क्या है, रेट, जो कि हमारा रेट चल रहा है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कट कर रही हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है डॉलर्स की, तो ऑब्वियसली डायग्राम, जो ये डायग्राम है, ये यहां तो होगा नहीं, होगा कहीं पे, अब तो कहां जाएगा। अब मान लो ये पहले डिमांड था और ये पहले का सप्लाई है, इनिशियल डिमांड और इनिशियल सप्लाई बोलते हैं इसको। ये इनिशियल डिमांड कर रहे हैं, ये इनिशियल सप्लाई कर रहे हैं। आफ्टर चेंज आपका डिमांड कब कहां जाएगा, राइट पर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो आपका जो रेट है पहले ये था, अब रेट क्या हो गया, अब आर से R1 हो गया, यहां बोलते हैं ओरिजिन। तो पहले रेट क्या था, O से R, अब क्या रेट है, O से R1 है। किस वजह से हुआ ये, डिमांड बढ़ने की वजह से। तो डिमांड बढ़ने से भी रेट बढ़ता है, डिमांड बढ़ने से रेट। लेकिन अगर मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाऊं आपको, कि अचानक से मान लीजिए हम लोगों ने डिमांड कम कर दी, क्योंकि हमें नहीं जाना बाहर घूमने, हमें बाहर से नहीं खरीदना, हमें किसी को गिफ्ट नहीं भेजना, हमें वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तो हम डॉलर की डिमांड या किसी भी करेंसी की डिमांड कम कर देंगे। तो ऐसे में हमारा डिमांड कब कहां जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने से जो पहले रेट ये था, अब रेट, तो पहले जो रेट था वो O से R था, अब O से R1 हो गया है। समझ में आया।
ओ से क्या हो गया है R1, पर ये R1 और उस R1 में फर्क है, वो R1 ऊपर था तो वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आपको घटता हुआ दिखेगा। रेट क्या हो गए, घट गए। इस एग्जांपल समझ लो कि अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम हो जाती है तो उस प्रोडक्ट के प्राइस क्या हो जाते हैं, कम। ऐसे ही यहाँ हुआ, हमने किसी कंट्री की करेंसी की डिमांड कम कर दी तो रेट क्या हो गए, कम। लेकिन मैंने बच्चों वहां पे एक चीज सिखाई थी आपको, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जरूरी नहीं है कि डिमांड की तरफ से ही रेट चेंज होते हैं, कई बार सप्लायर्स की वजह से भी रेट चेंज हो जाते हैं। एग्जांपल बताता हूं, मान लो बेचने वाले एक कोई प्रोडक्ट है, बेचने वाले 4-5 हैं, 4-5 फॉर्म है जो बेच रहे हैं, और खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे खरीदने वाले हैं। लेकिन अगर बेचने वाले सिर्फ एक ही रह जाएगा तो बेचने वाला क्या करेगा पैसे को, तो बताओ यहाँ पे डिमांड चेंज हो रही है क्या, क्या चेंज हो रहा है, सप्लायर्स की वजह से भी चेंज होता है प्राइस। ऐसे बच्चों यहां भी होगा। अभी आपने दोनों केस सीखे डिमांड की तरफ से, डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ रहे हैं, डिमांड घटेगी तो रेट घट रहे हैं। अब आप समझोगे सप्लायर की तरफ से, देखो बहुत सिंपल बात है, यह है डिमांड का इनिशियल और यह है सप्लाई कर्व इनिशियल, और यह है आपका रेट इनिशियल, पहले का रेट। अचानक से आपके 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 करेंसी की सप्लाई क्या हो गई है, बढ़ गई है। मैं आपको इसको बताता हूँ सप्लाई कैसे बढ़ती है। वो लोग आपके करेंसी की डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई कौन करेगा, हम ही तो करेंगे। हमारे यहाँ का मार्केट जो जो करता होगा, मार्केट में बेच रहा होगा वही तो करेगा। अगर वो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो हम लोग ज्यादा सप्लाई करेंगे, है ना। अच्छा वो डिमांड ज्यादा क्यों करेंगे बताना जरा। मान लो आप एक फॉरेनर हो और आप ज्यादा चाहते हो कि इंडिया में इन्वेस्ट करें, इंडिया का प्रोडक्ट खरीद लेते, अब पहले से ज्यादा खरीदना चाहते हो। ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हो, कोई भी चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको लगा कि आगे जाके इंडिया बहुत बढ़िया होने वाला है, चलो इस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे ही आप सोचोगे मैं इंडिया पे इन्वेस्ट करूंगा या इंडिया की चीज खरीदूंगा, तो आपको चाहिए इंडियन करेंसी, और इंडियन करेंसी बेचने वाला बंदा मार्केट में बैठा होगा, है ना। तो क्या करेगा, उसको सप्लाई करेगा, क्या करेगा। तो अचानक से सप्लाई क्या हो गई है, इंडियन करेंसी की बढ़ गई है। तो जैसे सप्लाई कब बढ़ेगा तो सप्लाई कब कहां जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट। बताओ सप्लाई कब राइटवर्ड शिफ्ट होने से रेट क्या हो गए, अब क्या हो गए, कम बढ़ गए, क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है। तो जैसे ही सप्लाई, ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बहुत बताया कि अगर बेचने वाले, मान लो कोई प्रोडक्ट है और बेचने वाले 5 हैं, ठीक है, तो सप्लाई करने वाले कितने हैं, 5। लेकिन अगर सप्लाई करने वाले और भी 5 हो जाएं तो उस प्रोडक्ट के प्राइस क्या हो जाएंगे, अब कम हो जाएंगे ना। तो ऐसे यहाँ पे सप्लाई बढ़ रही है बच्चों, और सप्लाई जब बढ़ती है तो रेट क्या हो जाएंगे, कम। और अगर आपको वैसा मिला तो आप डायग्राम बना के देख लो, सप्लाई बढ़ते किस तरफ शिफ्ट करोगे, सप्लाई कर्व को। सप्लाई जब इंक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड होते ही देखो नया कट पॉइंट कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे आपको रेट क्या हो रहे हैं, घटते हुए दिख रहे हैं, बढ़ते हुए। तो 3 रीजन हो गए आपके, 3 केस हो गए, डिमांड के 2 केस, सप्लाई का 1 केस। लास्ट केस है ये जहां आपकी सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। तो सप्लाई अगर कम हो जाए, और सप्लाई कम क्यों होगी, फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी कंट्री हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा या खरीदना नहीं चाह रहा, तो ऐसे में वो हमारे करेंसी की डिमांड करेगा नहीं और हम सप्लाई भी कम कर देंगे। और जैसे सप्लाई कम हो जाएगी तो सप्लाई कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले रेट था ये, अब रेट बढ़ गया, है ना, रेट अब बढ़ गया है। समझ में आया। तो आपको अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा तो आप डायग्राम बना के समझ सकते हैं कि डायग्राम के बाद भी आपको समझ में आ रहा होगा कि रेट बढ़ रहा है यहाँ पे। और यही 4 केस थे हमारे इस टॉपिक में। देखो ये रहा चेंज इन एक्सचेंज रेट, कि रेट कैसे चेंज होते हैं। तो पहला केस क्या था, चेंज इन डिमांड। डिमांड की चेंज 2 होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। आप देख पा रहे हो डायग्राम में, डिमांड में मैंने जैसे इंक्रीज किया मतलब किस तरफ शिफ्ट हुआ, ये राइटवर्ड शिफ्ट होते ही आपका जो रेट है वो R से R1 हो गया है, देख पा रहे हो। चलिए इसमें आप पढ़ सकते हैं अंदर, एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज विल शिफ्ट द डिमांड कर्व टुवर्ड्स राइट फ्रॉम, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है। ये था डी मतलब पहले वाला डिमांड कर्व, और ये है पहले वाला और ये है बाद वाला। तो डी से D1 शिफ्ट हुआ है। इस फिगर में आप देख सकते हो, देयर इज एन एक्सिस डिमांड, इसके वजह से एक्सिस डिमांड हुआ है। ओरिजिनल एक्सचेंज रेट क्या था पहले, अब जिसका रिजल्ट क्या निकला कि एक्सचेंज रेट बढ़ गए हैं, कहां तक, OR1 तक हो गया है। ये क्या शो कर रहा है, इट शो दैट पर यूनिट प्राइस ऑफ US डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी हैज, कि जो पर यूनिट जो रेट चल रहा था वो रेट पहले से अब बढ़ गए हैं डोमेस्टिक करेंसी के। और डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई इस टाइम पे, डेप्रिशिएट। अच्छा डिवैल्यूएशन क्यों लिखा है यहाँ पे, डिवैल्यूएशन, हाँ मार्केट की वजह से डेप्रिशिएशन होता है और गवर्नमेंट की वजह से होता है डिवैल्यूएशन।
जब रेट बढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। इसमें मजबूत कौन बन रहा है, इंडियन करेंसी या डॉलर, डॉलर, इसमें डॉलर मजबूत बन रहा है और हम कमजोर पड़ रहे हैं, और कमजोर को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम, डेप्रिसिएशन पड़ रहे हैं, ठीक है। और डिक्रीज में उल्टा कर देंगे आप, डिमांड का राइट लेफ्ट पर शिफ्ट होगा, लेफ्ट पर शिफ्ट होने से देख पा रहे हो आप नया कट पॉइंट आपको नीचे दिखेगा ई रेड कलर का, और R1 नया आ चुका है, ये पहले OR था अब OR1 हो गया है। डिमांड कर्व DD से D1 शिफ्ट हुआ जिसकी वजह से OR से OR1 हुआ, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर यूनिट जो है US डॉलर और इंडियन करेंसी का वो रेट कम हुए हैं, और इससे हमारा फायदा होता है, डोमेस्टिक करेंसी क्या हो रही है यहाँ पे, एप्रिशिएट हो रही है। और उसके बाद दो टॉपिक और सप्लाई के, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। यहाँ पे सप्लाई कर्व को शिफ्ट किया मैंने, राइटवर्ड शिफ्ट किया, राइटवर्ड शिफ्ट करने से रेट कम होते हुए दिखे मुझे, और रेट कम होने का मतलब एप्रिसिएशन लिखा हुआ लास्ट में, डोमेस्टिक करेंसी क्या हुई है, एप्रिसिएशन हुई है, सारा वही मतलब है जो ऊपर लिखा है, ठीक है। और लास्ट में है हमारा रेट क्या हुआ है, बढ़ा है क्योंकि सप्लाई घट गई है, और सप्लाई घटने से सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, और जैसे ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो कट पॉइंट ये रहा और रेट क्या हुए, बढ़ गए, और इसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। जो आखिरी पॉइंट, आखिरी का ये रेट है हमारा, दो पढ़ लिए, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। आखिरी क्या है हमारा, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। चलो इसको बताने से पहले मैं जरा एक कहानी समझाता हूं आपको अच्छे तरीके से। ये है क्या चीज, सुनो बच्चों, ये है आपका सेंट्रल बैंक, जिसका एग्जाम्पल क्या है, हमारे देश का एग्जाम्पल RBI। हमने ना चैप्टर बैंकिंग में ये पढ़ा था, एक पॉइंट पढ़ा था, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक में, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, याद आया कुछ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कस्टडी कौन रखता है, सेंट्रल बैंक रखता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बाहर से जितना भी करेंसी आता है देश में, कोई भी एक्सचेंज कराता है या स्मगलिंग में पकड़े जाते हैं, वो सब लास्ट में किसके पास जाता है, मतलब RBI के पास है, मतलब RBI के पास बहुत सारा दूसरे करेंसी का रिजर्व रखा हुआ है। चलिए बच्चों, अब ऐसा हुआ, मैं आपको एक स्टोरी से बता रहा हूं ये करता क्या है यहाँ पे। अब मान लो कि आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, और भी कई सारे हैं ऐसे, और भी कई सारे हैं ऐसे, ठीक है, एक ग्रुप में खड़े हैं सारे, ठीक है, इसका तो ना ही गायब है, कई सारे ऐसे खड़े हैं। सुनो, अब ये लोग क्या करते हैं, बाहर से सामान खरीदते हैं और इंडिया में बेचते हैं। अगर मान लो, देखो जरूरी नहीं है कि इनकी वजह से ही रेट बढ़े घटे, क्योंकि एक्चुअल में तो यही खरीद रहे, तो आपको लग रहा है यही डिमांड करेंगे डॉलर्स की, नहीं। हम लोग मान लो कुछ भी नहीं खरीद, हम बेचने नहीं खरीद रहे, तब भी तो हम डिमांड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप में से किसी का मन किया कि चलो एक कैमरा खरीद लेते हैं, बाहर से मंगवा लेते हैं, तो वो उस टाइम भी क्या कर रहे हो, आप डॉलर की डिमांड कर रहे हो, चाहिए डॉलर आपको पेमेंट करने के लिए, है ना। तो बच्चों यहाँ पे ना क्या है कि एक तो ये लोग भी हैं और आप लोग भी हो कि आप लोग क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो। अचानक से अगर डिमांड बढ़ जाए, डिमांड बढ़ने से रेट क्या होता है, श्योर, किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा करोगे तो रेट क्या होंगे उसके, तो रेट ना जो बढ़ रहे हैं, तो आपके इंडियन जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उन्होंने इतनी डिमांड बढ़ा दी कि रेट क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब जिसके लिए इनको भी मतलब सफर करना पड़ रहा है ना, इनको भी क्या करना पड़ रहा है, सफर करना पड़ रहा है इस चीज के लिए। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोगों की वजह से, फॉर एग्जांपल मान लो अचानक से सारे जो कपल्स हैं वो बाहर ही घूमने जा रहे हैं, और रेट क्या होगा इससे, अब किसको फेस करना पड़ रहा है ये प्रॉब्लम, इन बिजनेसमैन को। क्यों, क्योंकि इनको जो चीज खरीदनी थी पहले 10 रुपए में, और वो पड़ रही है इनको 15 रुपए में। मेरी बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया ना, किनकी वजह से हुआ ये, क्योंकि अचानक से बहुत सारे कपल बाहर घूमने जा रहे हैं, चलो भाई चलो, ठीक है ना। हाँ, तो डिमांड बढ़ेगी डॉलर्स की, ये कौन फेस कर रहा है प्रॉब्लम। अब अगर ये प्रॉब्लम फेस करेंगे ना, अगर ये लोग महंगा खरीदेंगे तो आपको बेचेंगे भी कैसे, महंगा। बात समझ में आई, अब कुछ समझ में आई बात। तब ये सोचेंगे यार अब क्या करें, अब महंगाई खरीद ले, चलो महंगाई खरीद लेते हैं, और महंगाई खरीदेंगे तो बेचना भी महंगा ही पड़ेगा ना। तो उस टाइम पे इनको याद आती है किसकी, तो ये जाते हैं किसके पास,
अच्छा रेट ऑलरेडी कितने हो चुके हैं, सुनो ध्यान सुनना, रेट ऑलरेडी 80 से 90, 90 से 100 लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हो सकता है ऐसा, तभी इनको किसकी याद आई, क्योंकि देखो जब पहले ये मार्केट में जाते थे, पहले ये कहां जाते थे, कौन से मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्या लेने के लिए, डॉलर्स लेने के लिए या फिर कोई करेंसी लेने के लिए, क्योंकि उनको ना पेमेंट करते हुए क्या चाहिए, उनको डॉलर चाहिए ना। तो पहले कहां जाते थे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जाते थे, और जहां पे इनको कितने का पड़ रहा है डॉलर, 100 रुपए का पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि मार्केट में रेट यही तो चल रहा है, अभी अभी क्या चल रहा है मार्केट, यही चल रहा है ना, फ्लेक्सिबल चल रहा है ना। तो तब इनको क्या याद आया कि कहां चलते हैं, आरबीआई पर, और आरबीआई उस टाइम पे इनकी मदद करेगी। कैसे मदद, इनको देगी 60 से 90 में, डॉलर कितने मिलेगा इनको वहां से, 90 में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास रिजर्व है। बात समझ में आ रही है। तो मुझे बताओ, क्या वो सारे बिजनेसमैन अब मार्केट जाएंगे लेने के लिए, मार्केट जाएंगे लेने के लिए, और जैसे ही मार्केट में डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी तो रेट भी क्या होंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो इसको पूरा रेट को मैनेज किसने किया, आरबीआई ने किया, हाँ या ना। तो बच्चों यही कहानी है कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो यही है कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, ये एग्जाम में भी इस नाम से आ जाता है, डेटिव फ्लोटिंग एंड क्लीन फ्लोटिंग, ठीक है। इसमें यही कहा गया है कि जब रेट अनस्टेबल हो जाते हैं तो उसको मैनेज करता है कौन, आरबीआई, अपने किससे, अपने कस्टडियन करे हुए रिजर्व से। अच्छा बताओ, ऐसा करने से फिर से ट्रेडिंग बढ़ जाएगी ना, फिर से जहां वो खरीदने को कह रहे थे कि आप महंगा दिखाई दें, अब वो दोबारा खरीद सकते हैं, तो खरीद सकते दोबारा, अब नहीं खरीद सकते दोबारा से, अब ये नहीं खरीदेंगे, बाहर से वो सामान खरीद सकते हैं, हाँ बाहर से सामान खरीद सकते हैं वो सारे बिजनेसमैन, इससे हमारा ट्रेडिंग क्या होगा, बढ़ जाएगा। जरा मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जरा मैं उसी चैप्टर पे जाता हूं एक बार फिर से, कौन चैप्टर बताओ, कौन चैप्टर, बैंकिंग चैप्टर पे जाता हूं मैं। और इसमें एक लाइन देखो, सुनो सुनो देखो, इसमें एक लाइन दिखाता हूं मैं तुम्हें, बच्चों देखो जरा, हेलो, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रखते हैं किस लिए, और तो शायद आपको वहां समझ में ना आया हो कि क्या लिखा है, पर अब समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड फिर से बढ़ पाती क्या, बोलो, तो अब बढ़ रही है, और दूसरा मार्केट में रेट भी क्या हो गए, फिर से स्टेबल हो गए। तो ये कहानी थी, और इसको कनेक्ट किया कहां से मैंने, लास्ट चैप्टर से, हाउ आई एम टैलेंटेड, देख रहे हो, ऐसे ही पढ़ाता हूं मैं, इसलिए मैं इतना खतरनाक पढ़ाता हूं। और देख, जब एड्स आते हैं तो तूने तारीफ करी इस प्रोडक्ट की, वो कर रहे हैं ना, उसके बाद कोई यूज करता है तो अलग बात है, पहले तो बेचने वाला ही तारीफ करेगा। चलिए, तो बच्चों ये थी इसकी पूरी कहानी। अब आते हैं हम टॉपिक किस पे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये वो जगह है जहां पे आप एक्सचेंज करते हो, इंडियन करेंसी देके आप कोई भी करेंसी ले सकते हो, और कोई भी करेंसी देके इंडियन करेंसी ले सकते हो। क्या बोलते हैं इस दुकान को, दुकान, ठीक है। यहाँ नमकीन भी मिलता है तुम्हें, नहीं, ये एक कोई अथॉरिटी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या कोई दुकान भी हो सकती है। क्या बोलते हैं इसको, मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब बात करते हैं ये काम क्या करता है, फंक्शन मतलब क्या है। अब तुमको कभी एक ही तो काम है एक्सचेंज करना, पर नहीं, इन अथॉरिटी के, इन दुकानों का काम एक ही नहीं है, कई सारे काम है। देखो यहाँ पे कितने काम है, मेनली 3 काम है यहाँ पे, ठीक है। आपको ये तीनों काम समझने हैं क्या होता है। जैसे मान लो कि अगर मैं एक बैंक हूं, मैं हूं एसबीआई बैंक, कौन सा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो बताओ क्या मैं भी एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आऊंगा, क्योंकि लोग मेरे पास भी आते हैं एक्सचेंज कराने के लिए, तो मैं भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का हिस्सा हूं, तो मैं बैंक के साथ साथ ये मार्केट भी बन जाऊंगा, है ना।
तो देखो कई बार क्या होता है, लोग आते हैं और कहते हैं कि यार मेरा रिलेटिव ना बाहर है, मेरा रिलेटिव श्रीलंका में है, मेरा रिलेटिव यूएस में है, तो मुझे उसको पैसे भेजने हैं। अब पैसे वो किस में लेके आया होगा? गांधी जी के फॉर्म में, मतलब इंडियन करेंसी में लेके आया होगा। लेकिन जब पैसे वहां इसी फॉर्म में जाएंगे तो उसे मुझे कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा, है ना? क्या वो खुद भेज सकता है? हाँ, आज के टाइम में वो खुद भेज सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी हो गई। लेकिन ज्यादातर बैंकों का सहारा लेते ही हैं। अब वो खुद भी भेज रहा है तो भी तो बैंक का सहारा ले रहा है बाय प्लेटफॉर्म ऐप के थ्रू। तो बच्चों इसके क्या बोलेंगे इसको हम, कि बैंक हमारे लिए क्या कर रहा है? पैसे ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। इट ट्रांसफर परचेजिंग पावर, मतलब जो पैसे होते हैं बिटवीन द कंट्रीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, ठीक है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। अब आता है दूसरा, क्या? अब इसका मतलब क्या है? कई बार तो बैंक आपको उधार भी देते हैं उसी कंट्री के करेंसी के फॉर्म में, है ना। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मुझे ना थोड़ा लोन चाहिए डॉलर्स में, तो आपको मिल जाता है। आप अप्लाई करते हो, उनके सारे कैटेगरी को फुलफिल करते हो और आपको लोन मिल जाता है, वो भी इंडियन करेंसी में नहीं, जिस भी कंट्री में। फॉर एग्जांपल आपको एजुकेशन के लिए लोन लेना है, कितने? $1,00,000। तो आप $1,00,000 लेने नहीं गए हो, क्या लेने गए हो? $1,00,000 लेने गए हो, समझ में आ रहा है? तो आपको डॉलर में लोन मिलेगा। तो वहां भी सुनो, तो क्या आपको कोई आपका रिलेटिव डॉलर में लोन दे सकता है? भाई क्रेडिट फंक्शन तो वो भी कर रहा है, लोन तो वो भी दे रहा है आपको। या फिर नॉर्मल मान लो कोई भी फाइनेंस कंपनी है, नॉर्मल फाइनेंस कंपनी है, क्या वो आपको डॉलर में लोन दे सकती है? नहीं। लेकिन बैंक आपको डॉलर में लोन दे सकते हैं क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्रेडिट फंक्शन, जहां आपको कोई भी बिजनेस करना हो, बिजनेस करने के लिए होता है ये, ठीक है। आपने बिजनेस करना हो या बाहर पढ़ने जाना हो, किसी भी तरीके से आपको चाहिए हो, तो आपको उस कंट्री की करेंसी में लोन भी मिल जाता है। तो इनका काम सिर्फ एक्सचेंज करने का नहीं है, पैसे ट्रांसफर करने का भी होता है और आपको लोन देने का काम भी होता है। और लास्ट है बच्चों, क्या पढ़ना है इसके, क्या लिखा है? दिख रहा है क्या लिखा है? हेजिंग फंक्शन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। हेजिंग फंक्शन क्या होता है, किसी को पता है? यहाँ पे कोई रिलेट करना चाहेगा जिसको पता हो? हेजिंग फंक्शन क्या हो सकता है? नहीं पता तो मैं बताऊं? देना, सुनो। मान लो आप एक बिजनेसमैन हो। कई बार बड़े बड़े बिजनेसमैन ना हैंड टू हैंड डील नहीं करते पैसों में। माल आ जाता है, फिर 15-20 दिन बाद पैसे जाते हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो मान लो आप इंडियन बिजनेसमैन हो और आपका जो प्रोडक्ट है बाहर से आ चुका है, ठीक है। पर बाहर वालों ने आके आपको उस बिल में रुपए लिखे होंगे। सोचो जरा, सोचो क्या लिखा होगा। तो आपके बिल में, आपके इनवॉइस में कितना लिखा हुआ है? $1,00,000 लिखा हुआ है आपके बिल में। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब आपने से बोल दिया चलो कोई बात नहीं, हम आपको 20 दिन बाद पेमेंट कर देंगे। कितने दिन बाद? अब आप 20 दिन हो गए, अब आप उसे पेमेंट करने गए। अब बताओ आप कैसे पेमेंट करोगे? अब आप पहले को पता होना तो है चाहिए मैं इंडियन करेंसी में कितनी पेमेंट जाएगी। अब इंडियन करेंसी में कैलकुलेट करेंगे, क्या करोगे इसमें आप? 20 दिन, जो जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो उस दिन की रेट लगाओगे। सोच के देखो एक बार, लॉजिक क्या कहता है? जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो उस दिन का रेट लगाना चाहिए या जिस दिन बिल आया था? अब आपको कैसे पता? आप तो जब नेट पे देखोगे तो वो तो उसी टाइम का दिखाएगा रेट, क्योंकि रेट हमेशा क्या होते रहते हैं। अब जिस टाइम आप पेमेंट कर रहे हो उस टाइम पे तो वो रेट दिखा रहा है, पर 20 दिन पहले उस टाइम का रेट कौन बताएगा? अब इस टाइम मसीहा कौन बनेगा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब जाओ उनसे पूछो कि इस दिन इस समय का बिल ये है, बताओ उस टाइम क्या रेट चल रहा था। तो वो आपकी हेल्प करेंगे और आप पेमेंट उसी रेट पे दे सकते हो। समझ में आया? क्लियर? अब पढ़ना चाहो पढ़ लो इसमें। When exporter or importer entered into the agreement to sell and buy of the goods, some future date at the rate agreed upon today. आज जो रेट चल रहा है उसी पे पेमेंट करनी है, फ्यूचर में पेमेंट होती है पर। तो हम पेमेंट किस पे करते हैं? आज जो रेट चल रहा है उसी पे ही। उसे हम बोलते हैं क्या? हेजिंग। द पर्पस ऑफ हेजिंग इज टू अवॉइड। इसे क्यों करते हैं हम? ताकि लॉस, क्या पता रेट बढ़ गए और ज्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी। सही बात है लॉजिक? अगर 20 दिन बाद वाले रेट चलोगे और उस दिन क्या हो गया है, रेट बढ़ गए हैं, तो ज्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी फिर आपको। तो लॉस से बचने के लिए कहा जाता है ये। और ये एक्सचेंज रेट आपको कौन बताता है?
ये एक्सचेंज रेट को बताएगा आपको पहले वाला, मार्केट बताएगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसको हम बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। ठीक है, चलिए बच्चों लास्ट टॉपिक है ये, क्या लिखा है? बहुत इजी है भैया, दो बहुत इजी है भाई। देखो मान लो तीन अथॉरिटी सामने बैठी है या फिर दुकान है, कुछ भी है, वो अगर आपसे तीनों फंक्शन कर रहे हैं, क्या एक तो एक्सचेंज भी करते हैं, दूसरा आपके लिए पैसा ट्रांसफर करते हैं, आपके लिए आपको लोन देते हैं, और आपको रेट भी बताते हैं, तो मतलब वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आता है। लेकिन ये मार्केट भी दो तरह की होती है। किस तरह की होती है? काइंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किस तरह की? एक क्या लिखा है? स्पॉट मार्केट और एक फॉरवर्ड मार्केट। क्या लिखा है?